हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। आज हम यूपी एनएम बहनों के लिए प्यारा सा क्लास के लिए लेके आए हैं। कल आपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा, अब आगे के प्रश्नों को आज यहाँ से देखेंगे। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या ठोस या गैस भरा है? तो इसमें ऑप्शन दिया है अवलोकन के द्वारा, बी ऑप्शन है ऑस्कल्टेशन द्वारा, सी ऑप्शन है कानों से ध्वनियों सुनने से, और डी ऑप्शन है आघात से। तो यह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आघात से ही एक नर्स पता करती है कि यह पता लगाती है कि पेट में ठोस या गैस भरा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमजोर स्पर्म द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अनियमित, बी ऑप्शन है थ्रेडी, सी ऑप्शन है बिगेमिनल, और जो डी ऑप्शन है वह दिया है डाइक्रोटिक। तो इसमें ए ऑप्शन भी सही नहीं है, बी भी नहीं होगा और डाइक्रोटिक भी नहीं होगा। ये थ्रेडी, कमजोर स्पर्म द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को थ्रेडी कहते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का शिक्युला है? तो प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि गर्भपात के बाद जो प्रक्रिया होती है वह ब्लीडिंग की होती है, और गर्भपात जब भी मतलब गर्भ में अगर कोई संक्रमण हो, हार्मोन संबंधी समस्याएं हो या धूम्रपान का सेवन अधिक हो, तो इन सब चीज़ों से गर्भपात हो जाता है। तो इसमें गर्भपात के बाद रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन में हम टिक कर देंगे। बांझपन, गर्भाशय, वेद, ये सब आंसर नहीं होंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? तो ए ऑप्शन है एपनिया, बी ऑप्शन है स्लीप एपनिया, और सी ऑप्शन दी आर्थोपनिया, डी ऑप्शन है डिस्पनिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थोपनिया। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगी से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कीटाणु शोधन, बी ऑप्शन दिया है टर्मिनल कीटाणु शोधन, सी ऑप्शन है एस्पेसिस, और डी ऑप्शन है कीटाणुनाशक तकनीक। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही होगा, इसको कहते हैं टर्मिनल कीटाणु शोधन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको गर्भपात कहा जाता है। भ्रूण के जीवन क्षम मतलब विकसित, भ्रूण के विकसित होने से पहले ही अगर गर्भावस्था खत्म हो जाए तो यह गर्भपात कहलाती है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं? NIPI का फुल फॉर्म होता है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। इसकी जो ये गाइडलाइन अपना जो जारी करता है, इसके अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां चौथे महीने से शुरू कर देनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चौथा, बी।
बी ऑप्शन सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एमटीपी अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? तो यह जो एक अधिनियम बनाया गया था एमटीपी 1971 में, तो इसके अनुसार केवल 20 सप्ताह तक ही गर्भपात की अनुमति जो है वह संवैधानिक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ए है 10, बी है 24, सी है 20 और डी है 28। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? तो इसमें भी कौन सा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, पहला है ऑप्शन एकाधिक गर्भावस्था। एकाधिक गर्भावस्था के मतलब कभी कभी गर्भ में जुड़वा बच्चे रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राइमी पैरा। प्राइमी पैरा का मतलब एक औरत जो दूसरी बार माँ बनती है उसको प्राइमी पैरा बोलते हैं। एक बार वह माँ बन चुकी रहती है और दूसरी बार वह प्रेग्नेंट रहती है तो प्राइमी पैरा कहते हैं, पहली तिमाही। और डी ऑप्शन वह है, यहाँ पे स्क्रीन पे कट गया है, कुपोषण है। यहाँ पे ये जो कुपोषण लिखा हुआ है, कुपोषण, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वही सही होगा। ये प्रवर्तन पूर्व कारक कुपोषण नहीं होगा। एकाधिक गर्भावस्था भी होगा, प्राइमरी पैरा भी होगा, पहली तिमाही भी होगा। प्रश्न में दिया कौन सा हाइपर में एसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं, तो ये हो जाएगा कुपोषण। कुपोषण इसका कारक नहीं है। अगला प्रश्न है प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। इसमें निम्न स्तर, सीमांत, आंशिक एवं पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में एक ऐसी स्थिति होती है कि इसमें गर्भावस्था के आखिरी महीनों में प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा की कुछ हिस्सों को या आंशिक हिस्से को क्या करता है, बंद कर देता है या अवरुद्ध कर देता है। तो ऐसी स्थिति माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी पर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी पड़ती है? तो इसका जो आंसर है वह सी हो जाएगा, 7 क्लींस की जांच करनी पड़ती है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपगार स्कोर 4-6 को नवजात में क्या माना जाता है? तो बच्चा जब पैदा होता है तो अपगार स्कोर उसका काउंट किया जाता है। तो यह 0 से 10 तक होता है, इसमें नंबरिंग होती है। तो अगर बच्चा 0 से 2 या 3 अपगार स्कोर प्राप्त करता है तो उसमें उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होता है। अगर 4 और 6 अपगार स्कोर उसको मिलता है तो इसमें उसे हल्का तनाव की स्थिति में समझना चाहिए, उसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अगर स्कोर 6 से ऊपर है तो बच्चा स्वस्थ माना जाता है। तो इसमें अपगार स्कोर 4-6 को नवजात में क्या माना जाता है? तो अगर 4 और 6 के बीच में उसका स्कोर रहता है तो इसमें हम हल्का तनाव मान सकते हैं। अब अगला प्रश्न है नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? ए ऑप्शन दिया है माँ के साथ त्वचा का संपर्क, बी ऑप्शन है बच्चे को रबर सीट पर रखना, सी ऑप्शन है बच्चे को खिड़कियों के पास रखना, डी ऑप्शन है बच्चे को ठंडी दीवारों के पास रखना। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को माँ के सीने से लगा के रखने की डॉक्टर सलाह देते हैं। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? ए ऑप्शन है हेपेटाइटिस, बी ऑप्शन एनीमिया, सी ऑप्शन टिटनेस और डी ऑप्शन नेत्र श्लेष्मा। तो ये टिटनेस, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? तो ए ऑप्शन है भ्रूण संचलन, बी ऑप्शन है गर्भाशय का परिवर्तन और सी ऑप्शन है स्तन परिवर्तन, डी ऑप्शन है मॉर्निंग सिकनेस। तो इसमें जो होता है भ्रूण संचलन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भ्रूण संचलन। अब अगला प्रश्न है, पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? पार्टोग्राफ एक जो पार्टोग्राफ जो होता है यह एक प्रिंटेड ग्राफ होता है जो प्रसव के विभिन्न चरणों को प्रस्तुत करता है। पार्टोग्राफ के माध्यम से प्रसव की निगरानी आसानी से की जाती है। तो इसमें पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव एक्स प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? तो ये बच्चे की डिलीवरी जो बच्चे अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? तो ए ऑप्शन पहला चरण, बी दूसरा चरण है, सी ऑप्शन जो तीसरा चरण है और डी ऑप्शन में चौथा चरण लिखा हुआ है। तो बच्चे की डिलीवरी जो है वह दूसरे और तीसरे चरण में होती है। तो यहाँ पर हम तीसरे चरण को सही मानेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो अब चौथे चरण में किया क्या जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन दिया है माँ को पेरिनियल वाश देना। तो चौथे चरण में माँ को पेरिनियल वाश दिया जाता है। बी ऑप्शन दिया है रक्तस्राव, नाड़ी और रक्तचाप का आकलन करना। तो चौथे चरण में मतलब डिलीवरी के बाद उसका ब्लीडिंग, नाड़ी और ब्लड प्रेशर का जांच किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सी ऑप्शन में दिया है माँ की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। तो ये भी चौथे चरण में किया जाता है। डी ऑप्शन है प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करना। तो ये जो ऑप्शन है चौथा, ये नहीं किया जाता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ओलिगोहाइड्रामनियोस क्या है? ओलिगोहाइड्रामनियोस क्या है? तो इसमें ए दिया है एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से अधिक है। बी ऑप्शन में एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से कम है। सी ऑप्शन में एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है और डी ऑप्शन में एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से अधिक है। तो ओलिगोहाइड्रामनियोस में एमनियोटिक द्रव जो होता है वह अगर 300 मिलीलीटर से कम हो जाता है तो यह खतरा रहता है बच्चे और माँ के लिए। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओलिगोहाइड्रामनियोस एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से अगर कम रहता है तब होता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय को शरीर के किस अंग में पहुंचता है? तो इसका ए ऑप्शन है सिम्फिसिस प्यूबिस, बी ऑप्शन जीफी स्टर्नम, सी ऑप्शन नाभि और जीफी स्टर्नम के बीच और डी ऑप्शन है नाभि। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीफी स्टर्नम।
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? तो पैल्विक स्थिति में जब नस में दबाव होता है तो गर्भवती महिला की पीठ में दर्द, मतली, उल्टी, पैरों में ऐंठन आदि सामान्य समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पीठ दर्द है, बी ऑप्शन है वेरिकोजनस और सी ऑप्शन दिया है कब्ज, डी ऑप्शन में दिया है हृदय जलन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? तो प्लेसेंटा पूरी तरह से 12 सप्ताह में बन जाता है। तो पहला ऑप्शन 6 दिया है, बी ऑप्शन 8 दिया है, सी ऑप्शन 10 है और डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्लेसेंटा पूरी तरह से जो है 12 सप्ताह में बन जाता है। अब अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहाँ एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाता है और बहना शुरू हो जाता है? तो यह जो चरण होता है इसमें ए ऑप्शन दिया है पुनर्योजी चरण, बी ऑप्शन प्रोलिफेरेटिव चरण, सी ऑप्शन है स्रावी चरण, डी ऑप्शन मासिक धर्म चरण। तो स्रावी चरण यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन सही होगा, स्रावी चरण। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? तो ए ऑप्शन हर 2 घंटे, बी ऑप्शन में दिया है हर 4 घंटे और सी ऑप्शन में दिया है हर 1 घंटे और डी ऑप्शन में हर 8 घंटे। तो इसका जो है ये बी ऑप्शन सही होगा, हर 4 घंटे में सैनिटरी पैड को बदलने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? तो एमटीपी अधिनियम 1971 के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने के जो कारण बताए गए हैं उसमें कह रहा है कि कौन सी स्थिति है, कौन सा कारण है जिससे उसको मतलब हम गर्भावस्था या गर्भपात करा सकते हैं। तो पहला है जुड़वा गर्भावस्था, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, तो भ्रूण अगर स्वस्थ रहेगा तो गर्भपात क्यों होगा, नहीं होगा। सी ऑप्शन है बच्चे का गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम और डी ऑप्शन जो इसमें दिया है वह है सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव का जोखिम। तो सिजेरियन सेक्शन द्वारा तो बच्चे होते ही हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा कि बच्चे का गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम हो तो एमटीपी 1971 के अनुसार गर्भपात कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। अब इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करते रहिए।